नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हम हिंदी विषय पढ़ रहे थे और पाठ का शीर्षक था भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हमने पिछली वीडियो में भाषा की आवश्यकता और भाषा क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा के रूप के बारे में। तो बच्चों, भाषा के रूप पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। एक प्रयोग के अनुसार और दूसरा व्यवहार के अनुसार। प्रयोग के अनुसार भाषा के तीन रूप होते हैं। आप सभी को पता होगा, पहला मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जैसा कि हम सब जानते हैं, मौखिक भाषा, जिसे हम ओरल लैंग्वेज भी कहते हैं, जब हम अपने मन के विचारों को किसी व्यक्ति के समक्ष यानी कि उसके सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गोपाल रवि से कहता है कि वह कक्षा में प्रथम आया है और नेताजी भाषण दे रहे हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये भाषा का मूल रूप है। भाषा के इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर से होता है। टेलीफोन वार्ता, जैसे आजकल हम लोग मोबाइल फोन, सेल फोन में बात करते हैं ना, तो वो टेलीफोन वार्ता पहले के समय में टेलीफोन था। रेडियो, हम लोग रेडियो पर समाचार सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं और गाने सुनते हैं। दूरदर्शन, टेलीविजन, या फिर हम वार्तालाप करते हैं यानी कि बातचीत करते हैं, भाषण देना, नाटक, ये सारे मौखिक भाषा के प्रमुख उदाहरण हैं। तो आपने समझा, मौखिक भाषा जब हम अपने मन के विचारों को किसी व्यक्ति के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, अपने मन के भावों अथवा विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। नगमा ने गौरी को पत्र लिखा। नगमा ने गौरी को पत्र लिखा। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार में उसका लिखा लेख छपा। लिखित भाषा संस्कृति एवं साहित्य की संरक्षिका एवं संवाहिका होती है। भाषा के लिखित रूप का प्रयोग मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है। पत्र, तार, लेख, संस्मरण, जीवनी, कहानी, पत्रिका, समाचार पत्र आदि ये सारे लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो हमने समझा कि लिखित भाषा अपने मन के भावों अथवा विचारों को प्रकट करना तथा पढ़कर समझना ही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। चलिए हम पढ़ते हैं अब सांकेतिक भाषा को। सांकेतिक भाषा, जिसे हम साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। आपने इशारा किया होगा कभी, इसे भी हम सांकेतिक भाषा में सम्मिलित कर सकते हैं। कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब हम संकेतों द्वारा अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। उदाहरण के लिए, पुस्तकालय में बच्चे बात कर रहे हैं। पुस्तकालय, लाइब्रेरी है ना, आप भी लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो लाइब्रेरी में बच्चे बात कर रहे होते हैं। तो जो लाइब्रेरियन होते हैं यानी कि जो पुस्तकालय यानी पुस्तकालयाध्यक्ष हम उन्हें कह सकते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष जो है
अपने होठों पर उंगली रखकर बच्चों की ओर संकेत किया और बच्चे पुस्तकालयाध्यक्ष के संकेत का मतलब समझ गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो विश्व भर में अनेक भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अंग्रेजी, चीनी, जर्मनी, रूसी, हिंदी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, अरबी, पुर्तगाली आदि कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जिनका प्रयोग विश्व भर में 2/3 लोग। चलिए इसे भी जानते हैं। संकेतों द्वारा हम केवल कुछ ही विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सभी का नहीं। इसलिए कुछ विद्वान सांकेतिक भाषा को भाषा का एक रूप नहीं मानते। भाषा सीखने का सही क्रम है सुनना, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और तब लिखना। जो सुनता नहीं है वह बोलता भी नहीं है। प्राचीन भाषाविदों के अनुसार भाषा का मौखिक रूप अस्थायी है। अस्थायी यानी कि जो विचरण करता हो, किंतु विज्ञान के इस युग में यह मान्यता महत्वहीन हो गई है। आज कुछ ऐसे आधुनिक यंत्र उपलब्ध हो गए हैं जिन्होंने उच्चरित भाषा को भी अस्थायी बना दिया है। वर्तमान में हम किसी के द्वारा बचपन में उच्चरित भाषा को रिकॉर्ड करके उसे उसके बुढ़ापे में भी सुना सकते हैं। और व्यवहार के अनुसार भाषा के रूप, तो व्यवहार के अनुसार भाषा के निम्नलिखित रूप है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा। मातृभाषा, मां द्वारा सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। यह भाषा कोई बोली भी हो सकती है तथा कोई विकसित भाषा भी हो सकती है, किंतु विस्तृत अर्थ में क्षेत्र विशेष की वह भाषा मातृभाषा कहलाती है जिसे उस क्षेत्र का जन समुदाय बोलता, लिखता तथा दैनिक व्यवहार में लाता हो। जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों की मातृभाषा हिंदी है और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। गुजरात के लोग गुजराती और तमिलनाडु के निवासियों की मातृभाषा तमिल है। तो ये मातृभाषा है। अब हम राजभाषा की ओर चलते हैं। राजभाषा, जिसे हम नेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं, किसी भी देश की राष्ट्रभाषा, सॉरी दिस इज नॉट राजभाषा, दिस इज राष्ट्रभाषा, ओके, जिसको नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को माना जाता है। जब कोई भाषा अपने विशेष महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा बोली तथा समझी जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि वह उपयुक्त कसौटी पर खरी उतरती है। तो ये थी हमारी राष्ट्रभाषा और हमने सीखा, हमने जाना कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा माना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। राजभाषा, राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत देश के कार्यालयों में सरकारी कामकाज की भाषा। दूसरे शब्दों में, किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का निर्देश उस देश के संविधान में दिया जाता है वह
भाषा उस देश का राजभाषा कहलाता है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का सम्मान प्राप्त है। आप सभी को पता होगा कि 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तब से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अधिनियम 1976 यानी कि 1976 के अंतर्गत हिंदी की स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु कुछ कदम उठाए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र दिल्ली को क श्रेणी में रखा गया है। ये सभी हिंदी भाषी प्रदेश हैं और इन राज्यों की राजभाषा हिंदी ही है। दूसरा है पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार को दूसरी श्रेणी यानी कि ख में रखा गया है। इन राज्यों में सरकारी कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। और शेष तीसरा जो बचता है, शेष सभी प्रदेशों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका आदि को ग अर्थात तीसरी श्रेणी में रखा गया है। इन राज्यों में सरकारी कार्यों के लिए केवल अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे घ, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा यानी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो संपर्क भाषा क्या है? 2 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोग प्रायः एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति में कोई अन्य भाषा इनके बीच भावों एवं विचारों के आदान प्रदान हेतु माध्यम का काम करती है, जिसे दोनों ही भिन्न भाषी लोग आसानी से समझ सकते हैं। इस अन्य भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। चलिए अब अंतिम जो है वो है हमारा मानक भाषा। इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा के स्वरूप और भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा का मानकीकरण करना जरूरी होता है। हिंदी भाषा के कई क्षेत्रीय रूपांतरण हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उनका मानकीकरण किया जाए ताकि भाषा में एक रूपता स्थापित की जा सके। हिंदी भाषा के लिखित शब्दों के रूप को देखकर इसे सरलता से समझा जा सकता है। ये मैं आपको तस्वीर दिखला देता हूं, आप इसको देखिए और देख करके इसको समझिए, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले द्वारा में द के नीचे व लगा हुआ था और अब द के नीचे हलंत लगा के द्वारा लिखा जाता है। उस प्रकार से ठंड में पहले मूर्धन न या टवर्गी न का इस्तेमाल किया जाता था और अब यहाँ पर ऊपर अनुस्वार लगा के काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको मानक भाषा के रूप में लाया जा रहा है। मैं कुछ वर्ड्स हैं जो मैं शब्द हैं जो मैं पढ़ कर सुना देता हूँ आपको। पट्टी, पट्टी है। अंत है, अंत में भी पहले अंत में आधा न का इस्तेमाल किया जाता था पूर्व रूप में और मानक रूप में अब अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। गई, पूर्व रूप में य में दीर्घई का मात्रा लगाया जाता था और आज डायरेक्ट दीर्घई को ग के साथ में ग और दीर्घई लिख करके गई लिख देते हैं। चंचल, चंचल में पहले च और य आधा य फिर च फिर ल लिखा जाता था, लेकिन आजकल च के ऊपर अनुस्वार फिर च ल इस तरीके से लिखा जाता है। पूर्व रूप शुद्ध का सु, तालव्य स उसमें हर्षौ की मात्रा और द में ध संयुक्त था, लेकिन आज मानक रूप में क्या है कि तालव्य स में हर्षौ और द को पूरा लिखने के बाद नीचे उसका हलंत लगा दिया जा रहे हैं।
और ध लिखा जा रहा है। विद्या, पहले विद्या लिखते थे, अब विद्या पढ़ते हैं। विद्या में द के नीचे हलंत लगा करके विद्या बनाया गया है। और चिन्ह पहले ह में न संलग्न था और अब ह को अलग करके नीचे हलंत लगा दिया गया है। तो आज हम लोगों ने भाषा के रूप को पढ़ा, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय भाषाओं के बारे में। चलिए मैं इसी में आपको बता दूं भारत में और कितने सारे भाषाएं हैं, ठीक है। तो भारतीय भाषाएं जो इंडियन लैंग्वेज कहलाते हैं, मैं बताता हूं आपको। उसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, तमिल, बांग्ला, कश्मीरी, उर्दू, असमिया, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, डोंगरी, बोडो, मैथिली तथा संताली, इन 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। और हिंदी को भारत की राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा दोनों होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आशा है आप लोगों को ये जो मैंने अभी आप लोगों को भाषा के रूप को पढ़ाया वो समझ में आया हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लग रहा हो और मैं क्या आपके लिए इसमें ऐड करूं। और आगे हम लोग भाषा के अंग को पढ़ेंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।